So children, today I will discuss with you revision worksheet 3 of geography and उसमें हम लोग ने चैप्टर्स कवर करे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर. सो सबसे पहले फर्स्ट मार्क क्वेश्चंस. व्हाट आर एबायोटिक रिसोर्सेज. ना ये काफ़ी जनरल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा इजी पेपर बनाने के लिए मैंने दे दिया था. that all those things which are composed of non-living things उनको बोलते हैं एबायोटिक, और बायोटिक जो लिविंग थिंग्स से कंपोज होता है उसको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं. ओके. द सेकेंड इज विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज आयरन ओर बिलोंग टू. द आंसर इज रिटन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ओके. Now the third was dash is the most widely spread and important soil of India. Now widely spread both दो soils हैं, एक alluvial soil and एक black soil. बट अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो alluvial soil is more important and more widely spread than black soil. Okay. Fourth is laterite soil is very useful for growing tea and coffee, as laterite soil जो वहाँ पे पाई जाती है जहाँ बहुत हिली स्लोप्स वगैरह होते हैं, एंड वही एरियाज भी यूज़फुल होते हैं टी और कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए. देन इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर एंड शुगर केन आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. हम लोग ने एक चार्ट भी बनाया था जिसमें आप सेग्रीगेट कर लें, अलग अलग कर लें. अपने जितने अच्छे नोट्स होंगे आप उतने अच्छे से 1 मार्क आंसर्स दे पाएंगे बेसिकली. सिक्स्थ इज इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. इसमें काफ़ी शॉर्ट ही था, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था, बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके. नाउ द भूदान ग्रामदान मूवमेंट initiated by Vinoba Bhave is also called as the bloodless revolution because इस revolution में जो land थी वो allot हुई थी villagers को but without any loss of blood, तो इसीलिए इसको bloodless revolution कहते हैं. Farming in which the main production is consumed by the farmer's household is called subsistence agriculture और farming. जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो आउटपुट होता है वो फार्मर की फैमिली ही यूज़ करती है, उसको सब्सटेनेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं. ओके. सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द सेकंड पार्ट विच कैरीज 3 मार्क्स. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब ओनरशिप के अंदर आपके आते थे these 4 parts. ओके. तो यू could write any 3 बिकॉज ये क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था, तो 3 मार्क्स के हिसाब से 3 पॉइंट्स लिखे जाएंगे और आप उसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते थे. आप इसमें से एनी 3 इंक्लूड कर सकते थे, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. तो द फर्स्ट वाज इंडिविजुअल रिसोर्सेज. दे आर ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. जो प्राइवेटली ओन करते हैं इंडिविजुअल्स उनको इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं. अब जैसे अर्बन पीपल ओन करते हैं प्लॉट्स, हाउस, अदर प्रॉपर्टीज़, प्लांटेशन, पैस्चर, लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा. सम एग्जांपल्स हैं ओनरशिप के बाय इंडिविजुअल्स. ओके. अब ऐसे ही रूरल एरियाज़ में भी कुछ लोग ओनरशिप करते हैं अपनी लैंड का, बट कुछ तो भी लैंडलेस हैं. देन कम्स टू कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. ये था इंडिविजुअल ओन, मतलब हम लोग देखा धीरे धीरे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच रहे हैं. सबसे पहले नीचे बेसिक लेवल इंडिविजुअल, देन फिर कम्युनिटी से नेशनल, फिर नेशनल से इंटरनेशनल, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो देन इज़ द कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी ओन करती है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड, ये सब. दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी. विलेज कॉमन्स, इसमें आता है ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड एक्सेट्रा. और अगर अर्बन एरियाज़ में देखा जाए तो पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स. बेसिकली आपको एक लाइन की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे अपने मार्क्स
स्कोर करने के लिए। अगर आपको मार्क्स चाहिए, एक लाइन की डेफिनेशन लिख दो इस आंसर में और आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख दो, ठीक है। सेम विद नेशनल रिसोर्सेज, बट नेशनल रिसोर्सेज में आपको ये पॉइंट इंक्लूड करना ज़रूरी होगा दैट ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast is termed as the territorial water resource and resources therein belong to the nation। ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसमें तो लिख दोगे, डेफिनेशन लिख दी, फिर ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है, ओके। देन कमिंग टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज को, उनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है। और ओशनिक रिसोर्सेज जो 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड लाई करती हैं, उनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बुलाया जाता है। और कोई भी कंट्री इंडिविजुअली यूटिलाइज नहीं कर सकती है इनको विदाउट दी अप्रूवल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब आपके पास किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तब आपको ये वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, लाइक पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज स्टॉक, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ता, ओके। देन अगर आ जाता ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में करना पड़ता है डिफ्रेंशिएट, ओके, और एक्सप्लेन। सो बेसिकली इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। ये आपको आने चाहिए, यही आपको मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमंस इन रिसोर्स डेवलपमेंट, या इसी कोई दूसरे उसमें करें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमंस इन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसके भी एज इस 3 मार्क का है, तो 3 पॉइंट्स। रिसोर्सेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़, और रिसोर्सेज को जब हम यूज़ कर पाते तभी वो रिसोर्स बनती भी हैं, ओके। सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स नेचर का सहारा लेते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिससे वो अपनी इकनॉमी को बढ़ा सकते हैं। Human beings transform materials available in our environment into resource and use them. For example, river is a natural endowment and it becomes a resource when its water is used for irrigation or power production. अब रिसोर्स एक नेचुरल प्रोडक्ट रिवर एक नेचुरल प्रोडक्ट है, पर रिसोर्स वो रिवर तब बनती है जब उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करा जाए या इरिगेशन के लिए यूज़ करा जाए, ओके। सो दीज वर द 3 points। एंड इफ़ यू हैव इंक्लूडेड मोर पॉइंट्स और आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, दे कैन स्टैंड आउट, सो नीड नॉट कट देम, बट ये ध्यान रखना दैट ये पॉइंट्स भी हों आपके आंसर में, ओके। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफ्रेंशिएट 2 मेन पॉइंट्स बिटवीन एलुवियल एंड रेड सॉइल। तो फर्स्ट आप ले लो कि वो फॉर्म कैसे होती है। एलुवियल सॉइल फॉर्म ऐसे होती है क्योंकि वो डिपॉजिट करी जाती हैं बाय द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। और एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, ठीक है। वो कंसिस्ट करती है वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो आपको देखना पड़ेगा कि रेड सॉइल में क्या क्या है जो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उससे, ठीक है। अब रेड सॉइल के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, फॉर्मेशन कि वो कैसे फॉर्म हुई, ठीक है, एंड देन दिया हुआ है उसकी लोकेशन कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक दैट दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब इसमें आयरन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी सारे जो दूसरे मिनरल्स होते हैं वो इसमें कम है, बट जो एलुवियल सॉइल थी वो बहुत रिच थी इन सब चीज़ों में। सो आप ये 2 पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओके। दैट एलुवियल सॉइल इज़ वेरी रिच इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटैश, उधर दिया हुआ है ना, दैट इट इज़ वेरी रिच इन पोटैश एंड लाइम, ऐसे न्यूट्रिएंट्स में इट इज़
काफ़ी हाई और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। आप ये भी एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस पॉइंट से भी। ओके, the next question was, what is soil conservation? Explain any 3 methods of soil conservation suitable to Indian conditions. अब तो हमने जो भी इंडिया के उसमें सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ा था, बेसिकली वी हैव टू राइट दैट। ओके, तो सबसे पहले सॉइल कंजर्वेशन है क्या? सॉइल कंजर्वेशन में वो सारे मेजर्स आते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को इरोड होने से या डिग्रेड होने से। ठीक है, नाउ अब अपने एग्जांपल्स देंगे हम लोग, मेथड्स देंगे। फर्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन, कि अगर उस सेम क्रॉप सेम फील्ड में ईयर आफ्टर ईयर करी जाए तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो क्रॉप रोटेशन इस टाइप की फर्टिलिटी इस टाइप से बढ़ा सकती है और इरोजन को भी चेक में रख सकती है। देन इज सेटल्ड एग्रीकल्चर, चेकिंग एंड reducing shifting agriculture by persuading the tribal people to switch over the settled agriculture। हमने पढ़ा था कि shifting agriculture बहुत erosion लाता है, ओके, which is not good। वो जब उनकी जो लैंड है वो कम फर्टाइल हो जाती है तो वो मूव कर जाते थे न्यू पैस्चर ऑफ लैंड में, जो कि गलत है। सेटल्ड एग्रीकल्चर होना चाहिए। देन इज टेरेसिंग एंड कॉन्टोर बिल्डिंग, जो हिल स्लोप्स और माउंटेन्स में करी जाती है। ओके, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है सॉइल कंजर्व करने के लिए। इसमें करा क्या जाता है, हिल स्लोप को कट कर दिया जाता है टेरेसेस में, जिससे एक हॉरिजॉन्टल टॉप ना हो, मतलब हॉरिजॉन्टली ना हो वो, तो उसमें स्टीप स्लोप्स भी ना हो। ओके, मतलब बेसिकली आई हैव टू डू ओवर हियर ओनली। अगर ऐसा माउंटेन होगा, वेट अ मिनट, यस, अगर ऐसा माउंटेन होगा तो जब इसमें बारिश होगी तो काफ़ी जल्दी ये सब बह जाएगा। ओके, बट अगर माउंटेन की स्लोप को हम कुछ ऐसा कर दें, मतलब मेरी ड्राइंग ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं बनी है, बट आर यू गेटिंग, कि मतलब ये यहाँ पे ऐसे जाए फिर ये रुक जाए, मतलब इतने प्रेशर से जो सॉइल इरोड हो रही थी वो नहीं होगी। ओके, अब सॉइल कंजर्व होगी। सो टेरेसिंग एंड हिल कॉन्टोर बंडिंग across the hill slopes is very effective and one of the oldest methods of soil conservation. Hill slope is cut into a number of terraces having horizontal slope and steep slopes on the back and front. Contour bunding involves the construction of bank along the contour. The next is strip cropping. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left so to grow between the crops. This breaks up the forces of wind. This method is known as strip cropping. Now again, अगर यहाँ पे आपकी क्रॉप्स हैं, ओके, यहाँ पे सपोज़ आपकी क्रॉप्स उग रही हैं। अब मैं सिर्फ एक ही स्ट्रिप के लिए बता रही हूँ, नहीं तो ऐसे काफ़ी सारी। अब यहाँ पे अगर लंबी लंबी ग्रास उगा दी जाए तो क्या होगी, जब इस साइड से हवा चलेगी, जब इस साइड से हवा चलेगी तब ये जो ग्रास है, ये इतनी जो क्रॉप्स की यहाँ पे जो सॉइल होगी वो उसको उड़ा के लेके नहीं जा पाएगी, बिकॉज ब्रेक कर रही है ग्रास। ओके, एंड चिल्ड्रन, आई एम रियली सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट मेथड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इमेजिन करना ज़्यादा ज़रूरी है। Now the next is shelter belt. Planting lines of trees to create shelter belts also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. अब हम लोग जहाँ पे घास उगा रहे थे वहाँ पे trees उगा देंगे। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in establishing the desert in western India. Children, the next question was, mention any 3 characteristics of shifting agriculture. I am giving you 4 characteristics of shifting agriculture. Okay,
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो नॉट गोना डिस्कस इट अगेन, बट ये होता है कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल या पुराना टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है. ओके, pause the video, make corrections, and I will send this also. Okay, the next question was mention some features of zarid crops. अब उसका ये आंसर है. ओके, दैट ज़ैद क्रॉप्स, सॉरी, उनको बोलते हैं जो राबी और खारिफ क्रॉप्स के बीच में उगाई जाती हैं. इन क्रॉप्स का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है बिकॉज बिल्कुल समर मंथ्स और विंटर मंथ्स के बीच में उगाए जाते हैं. वाटरमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ज़ैद क्रॉप्स के. Then it allows nature to replenish the fertility of the soil through a natural process. Naturally जो fertility होती है soil की वो replenish हो जाती है. Now children, the question was differentiate between commercial agriculture and subsistence agriculture. Now here are 5 points between the difference. Commercial agriculture is that practice of farming in which crops are grown for trade. जो ट्रेड के लिए क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनको कमर्शियल बोल जाता है. सब्सटेंस जिसमें फार्मर्स का हाउस होल्ड ही यूज़ करता है. ओके, जो फार्मर्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाता है. इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज दैट प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन विच द फार्मर एंड हिज फैमिली रेज क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन. Now second point, this type of agriculture is practiced in areas of low population और in subsistence agriculture करा जाता है in areas of high population. Commercial is done on large farms and subsistence is done on small farms. It is capital intensive, मतलब capital money ज़्यादा लगता है, और ये labor intensive है जिसमें labor ज़्यादा लगती है. Modern technology and implements are used like sugarcane in some belts, production of sugarcanes in some belts, but subsistence agriculture is basically comprising of old technology. Okay, so these are the 5 points of difference. You can write any 3. The second difference is of tea and coffee. And children, मैंने आपको ज़्यादा आपका वर्क ना बढ़े इसलिए मैंने जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ स्पाइसेस एंड ऑल दैट टी, कॉफ़ी, रबर ये सब नहीं दिया था. बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड क्वेश्चंस में बहुत बार आ चुका है. इसमें तो कम में दिया हुआ है कि टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल प्रोड्यूसर्स ये सब, पर मैंने जैसे बताया था कि जैसे नोट्स बनाने, अगर आपने वैसे बनाए होंगे तो आपको बहुत आराम हो जाएगा. नहीं तो अभी भी आपके पास टाइम है. ओके, सो डू अकॉर्डिंगली. ओके, मैं कहूँगी अभी तक मैंने रिविज़न करा दिया है. नाउ आफ्टर दिस यू विल डू रिविज़न ऑन योर ओन. ओके, सो टी का टेम्परेचर, देन रेनफॉल, सॉइल प्रोड्यूसर्स ऐसे लिखना है. देन सिमिलरली विथ कॉफ़ी. और अगर कोई और क्रॉप के बारे में भी आपसे पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही लिखना है कि कितनी टेम्परेचर, फिर कितना रेनफॉल, कौन सी सॉइल, कौन से प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं. Okay, now the next difference is for rabi and kharif crops. राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ओके, और कौन कौन से उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं राबी सीजन में, और व्हाट क्रॉप्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. मेनली ये डिफरेंस है. ओके, सिमिलरली विथ खारिफ क्रॉप्स ऑल्सो. ओके, now children, coming to the 8th question, that is what are the factors responsible for backwardness of Indian agriculture. कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे इंडियन एग्रीकल्चर थोड़ा सा बैकवर्ड है. अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट what are the factors which have hindered the pace of agricultural development in India, या name any 3 features of Indian agriculture. Okay, then describe any 4 features of agriculture in India.
रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, ये सब ऐसे करके क्वेश्चंस को, ये वाले क्वेश्चन को ही दिया जा सकता है, पर इसका आंसर यही रहेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो हर क्वेश्चन जो मैं आपको शो कर रही हूँ, हर आंसर वो पॉइंट्स में है, और आपको ऐसे ही पॉइंट्स में लिखोगे तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, मतलब जैसे पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, ओके। देन कमिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ इनपुट, कि इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड because of the inadequacy of finance, seeds, fertilizers, marketing, transportation, etc. Then size of land holdings, कि जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स का है वो बहुत कम है, ओके। उधर एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा जा सकता बिकॉज ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन। देन कमिंग टू ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर, अभी भी हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं जो इरिगेशन पे नहीं बल्कि रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं अपनी उसके लिए, इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स के लिए, ओके। और मॉनसून बीइंग अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल सोर्स, काफ़ी दिक्कत हो जाती है फार्मर्स को एंड विलेजर्स। सो चिल्ड्रन, वी हैव डन ऑल दिस। नाउ चिल्ड्रन, if you have free time from Monday onwards, what will you do? You will revise each and everything, okay, especially history के chapters, because history में आपका सिर्फ 3 चैप्टर्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपके 20 मार्क पक्के हो जाएंगे, ओके।